नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 21 अप्रैल के महत्वपूर्ण समसामयिकी या करंट अफेयरों के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ हम इसमें जीके के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। यह वीडियो स्पेशल हरियाणा की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां पर करंट अफेयर पूछी जाती है। आगामी परीक्षा जो सितंबर में होने वाली है, उसमें जो सीईटी की परीक्षा है उसके लिए भी यह कारगर साबित होगी। एसएससी, रेलवे, बैंक, जीडी, यहाँ तक कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। हो जाएं तैयार। करंट अफेयर और जीके को नस्तनाबूद करने के लिए अपने साथ पेन, कॉपी और नोटबुक साथ लेकर बैठें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की है बारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो शुरू करते हैं आज का मोटिवेशन कोड। जीवन में सही समय कभी नहीं आता है, जब आप शुरुआत कर देते हैं वही समय सही होता है। वही सही समय होता है। जब आप जीवन में कहते हैं ना, सभी सही समय के इंतज़ार करते रहेंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आज से ही शुरू करें, अभी से शुरू करें और आपका समय सही अभी से ही शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं 21 अप्रैल 2022 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर की न्यूज़ें। जो पहली न्यूज़ हमारी टॉपिक है रैंकिंग, रिपोर्ट और इंडेक्स से पहली न्यूज़ क्या बनी है। पहली न्यूज़ है चीनी निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में 65% उछाल आया है। तो चीनी निर्यात में 2021-22 में कितने प्रतिशत का उछाल आया है? तो ये आया है 65% का उछाल। भारत में चीनी निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में 1177 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पिछली वित्तीय वर्ष में 4600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक 291% का प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। तो कितनी वृद्धि देखी गई है? 241% की वृद्धि देखी गई है। देश में 2019-20 में 1956 मिलियन अमेरिकन डॉलर की चीनी का निर्यात किया था और 2021-22 में 2790 अमेरिकी डॉलर चीनी का निर्यात किया था। अब कुछ आंकड़े के बारे में बात कर लेते हैं चीनी निर्यात के। 2013-14 में 1170 मिलियन चीनी का निर्यात हुआ था। 2019-20 में 1965 मिलियन चीनी का निर्यात हुआ था। 2021-22 में 2790 मिलियन चीनी का निर्यात हुआ था। इस प्रकार 65% चीनी के निर्यात में उछाल देखी गई है। रिवीजन पॉइंट में क्या है? इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट टू एस्टिमेटेड टू ओवर 57 मिलियन डॉलर इन द फरवरी में भारत का ओवरऑल 57 बिलियन डॉलर अमेरिकी निर्यात रहा है। अब अगली खबर है अपॉइंटमेंट से। क्या खबर है? नियुक्ति से। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारत के 29वें सेना अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भारत के 29वें सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज पांडे। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है, याद रखें। कौन से नंबर का है? तो 29वें नंबर के हैं। तो सेना अध्यक्ष, भारत के सेना अध्यक्ष कौन बने हैं नए? तो ये बने हैं मनोज पांडे। याद रखें, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को 29वां सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे
थल सेना अध्यक्ष हैं। तो कौन सी सेना के हैं? थल सेना के अध्यक्ष हैं। वह जनरल M.K. नरवणे का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले 28वें नंबर के कौन हैं? नरवणे। 28वें नंबर के नरवणे हैं। उनका स्थान मनोज पांडे लेने वाले हैं। 30 अप्रैल 2022 को नरवणे रिटायर होंगे और उनके स्थान पर नए भारत के सेना अध्यक्ष बनेंगे मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर के पहले अधिकारी हैं। तो कोर ऑफ इंजीनियर के पहले अधिकारी जो सेना प्रमुख या सेना अध्यक्ष बनेंगे वो होंगे मनोज पांडे। दूसरी खबर क्या बनी है नियुक्तियों से? तो बिमल कोठारी भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारतीय दलहन और अनाज संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिमल कोठारी को भारतीय दलहन और अनाज संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के तत्काल प्रभाव से बिमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो IPGA इंडिया पल्स ग्रेन्स एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बिमल कोठारी बने हैं। कोठारी ने जीतू भेड़ा का स्थान लिया है। तो इससे पहले कौन थे? जीतू भेड़ा थे और 2018 के IPGA के अध्यक्ष थे। परवीन डोंगरे और जीतू भेड़ा के बाद एसोसिएशन के तीसरे अध्यक्ष के रूप में बिमल कोठारी पदभार संभालेंगे। तो इंडियन पल्स ग्रेन्स एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे परवीन डोंगरे और दूसरे नंबर पे हैं जीतू और तीसरे नंबर पे बनने वाले हैं बिमल कोठारी। तो अगली खबर क्या बनी है नियुक्तियों से? तो पहली अगली खबर बनी है अबू मंसूर हादी ने यमन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यमन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा किसने दे दिया है? तो याद रखें मंसूर हादी ने। तो मंसूर हादी यमन के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यमन के राष्ट्रपति मंसूर हादी ने सऊदी अरब के दबाव में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण क्या है? सऊदी अरब इस पर दबाव बना रहा था, उसके कारण मंसूर हादी ने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। हादी ने अपनी शक्ति एवं निर्मित राष्ट्रपति परिषद को भी सौंप दी है जिसमें रशद अल आलिमी के नेतृत्व में 8 राजनीतिक नेता शामिल हैं। उन्होंने 2012 से 2022 तक यमन के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। तो इनका कार्यकाल कितना रहा? 2012 से 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है हादी का, जो सऊदी अरब के दबाव के कारण उन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसलिए खबर इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो यमन के राष्ट्रपति जिनका नाम है हादी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है यूएई के दबाव के कारण। अगला प्रश्न है नियुक्ति से ONGC ने पोमिला जसवाल को निदेशक और CFO नियुक्त किया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस
कॉरपोरेशन ने अपना निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है पोमिला जायसवाल को। तो पोमिला जायसवाल किसकी निदेशक बनी है? तो ये भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन ONGC की अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है या निदेशक बनाया गया है। यह MRPL के बोर्ड में पहली महिला कार्यात्मक निदेशक थी। तो ये न्यूज़ हो जाती है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज़ है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के निदेशक कौन बनी है? तो ये पोमिला जायसवाल बनी है। इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। 5वीं न्यूज़ क्या है? अपॉइंटमेंट से, नियुक्तियों से डिजिटल इंश्योरेंस ने जसलीन कोहली को नया MD और CEO नियुक्त किया है। तो डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना नया MD किसे नियुक्त किया है? तो जसलीन कोहली को नियुक्त किया है। डिजिटल इंश्योरेंस ने 20 अप्रैल से जसलीन कोहली को कंपनी का नया प्रबंधक निदेशक या CEO नियुक्त किया है। कोहली बीमा उद्योग में सबसे युवा CEO के में से एक बनी। और क्या विशेषता? सबसे युवा CEO बन चुकी है बीमा उद्योग में। नए MD और CEO के रूप में जसलीन कोहली विजय कुमार का स्थान लेंगे। तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे विजय कुमार। उनके स्थान पर डिजिटल इंश्योरेंस की अध्यक्ष या CEO बनी है जसलीन कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी और विजय कुमार 2017 की स्थापना के बाद इसके निर्देशक रह चुके हैं। तो इनके स्थान पर बनेगी अब जसलीन कोहली। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें, शंकर प्रसाद शर्मा को एम्बेसडर ऑफ टू इंडिया बाय द शंकर प्रसाद शर्मा को राष्ट्रपति के द्वारा नेपाल विद्या देवी भंडारी का नियुक्त किया है भारत के अंदर। आगे, फॉर्मर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन, जिसका चेयरमैन रजनीश कुमार, उन्होंने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी बोर्ड ऑफ डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। अब आगे खबर क्या रही है? बैंकिंग और फाइनेंस से। तो पहली खबर बनी है बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से। विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान 4.1 से घटाकर 3.1 कर दिया है। तो वैश्विक विकास का अनुमान किसके द्वारा 4.1 से 3.2 कर दिया है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा कर दिया है। विश्व बैंक ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के प्रभावों के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 4.1 से घटाकर 3.2 कर दिया है। विश्व बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। यह जुलाई 1944 में इसका गठन किया गया। इसके राष्ट्रपति हैं डेविड मालपास और CEO हैं इसे अंशुला कांत इसकी CEO हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कर्मन रेनहार्ट। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। WHO के द्वारा 2022-23 में भारत की GDP 8 से 8.7 होने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया है। आगे बात करें, वर्ल्ड
कंजर्वेशन बॉन्ड हैज नॉन एज द, इसे रीनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को रीनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगली खबर क्या बनी है बैंकिंग से। फैक्टर रेगुलेशन 2022 के संशोधित पंजीकरण के बाद आरबीआई प्रमाणित फिनटेक ने भारत के पहले एनबीएफसी फैक्टर के रूप में 121 वित्त का नेतृत्व किया है। तो 121 बिजनेस फाइनेंस किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये एनबीएफसी फैक्टर के द्वारा शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं 121 फाइनेंस के बारे में, वित्त के बारे में। 121 वित्त के बारे में, इसकी स्थापना 1984 को हुई। इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में है और इसके फाउंडर और सीईओ हैं रवि मोदानी। आगे बात करते हैं तीसरी न्यूज़ क्या आ रही है। तीसरी न्यूज़ है नेक्सो ने मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्पित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड लॉन्च की। इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो नेक्सो कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह नेक्सी ने मास्टर कार्ड और डेबिट कार्ड के दुनिया का पहला क्रिप्टो डेबिट कार्ड के साथ और नेक्सी के मास्टर कार्ड दोनों ने साथ मिलकर नेक्सो कार्ड जारी किया है। मास्टर कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। मास्टर कार्ड की स्थापना 16 दिसंबर 1966 में हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान सीईओ माइकल माइवेक हैं। आगे बात करते हैं चौथी न्यूज़ क्या बनी है। तो रिवीजन पॉइंट में इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आती है कि कॉइन DCX बिकम इंडियाज पहली क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न। तो पहली भारत की क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न कौन है, तो ये है कॉइनडेक्स। चौथी न्यूज़ क्या निकल कर आई है। पूनावाला फिनकॉर्प ने डिजिटल उपभोग ऋण क्षेत्र में प्रवेश किया है। डिजिटल उपभोग ऋण क्षेत्र में किसने प्रवेश किया है, तो ये पूनावाला फिनकॉर्प ने निवेश ऋण क्षेत्र में प्रवेश किया है। पूनावाला फिनकॉर्प के बारे में जाने तो इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। चेयरमैन इसके आधार पूनरवाला हैं और इसकी स्थापना 1988 को हुई। अब राष्ट्रीय न्यूज़ क्या बनी है, तो पहली महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या बनी है। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO करेगा थिकु ला पास। तो BRO के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ने वाली के करने वाला है। सीमा सुरक्षा संगठन BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए 16,580 फीट की ऊंचाई पर थिंकु ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ये खबर ट्रिपल स्टार वाली खबर हो जाती है कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये हिमाचल प्रदेश को किया जा रहा है और लद्दाख से जोड़ने वाली है। निर्माण इस साल जुलाई से शुरू होगा और यह 2025 में पूर्ण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंजाम देने के लिए केंद्र पहले ही BRO की प्रोजेक्ट योजना बना चुका है। वर्तमान में मनाली से
दारचा तक 101 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद थिकुला दर्रे की ओर मुड़कर जास्कर घाटी में प्रवेश करना पड़ता है। सुरंग का दक्षिण पोर्ट थिकुला में होगा और सुरंग का उत्तरी पोर्ट लाथांग में होगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 7 मई 1960 के हुई और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल इसके राजीव चौधरी हैं। रिवीजन पॉइंट के बारे में बात करें तो रेलवे ने इंडिया की सबसे बड़ी सुरंग T49 शुरू की है, जो श्रीनगर को ब्रह्मपुरा रेल लिंक कटरा को बनास से जोड़ेगी। तो श्रीनगर को कटरा से जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग, जिसका नाम है T49। और अटल सुरंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईवे टनल सुरंग बन चुकी है, जिसकी लंबाई 10,000 फीट है। अगली खबर है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो चौथी वर्षगांठ मनाई गई है। तो अगली खबर क्या बनी है? छिंदवाड़ा के संतरों को मिली नई पहचान, नाम दिया सतपुड़ा। इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो कहाँ के संतरों का नाम सतपुड़ा रखा गया है? तो इनके जो है छिंदवाड़ा के संतरों का नाम छिंदवाड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश में। इनके संतरों का नाम बदलकर अब इन्हें सतपुड़ा संतरा कहा जाएगा। उन्होंने सरकार की एक जिला और एक उपज योजना के तहत इनका नाम एक जिला एक उपज योजना के तहत संतरा का नाम सतपुड़ा संतरा रखा गया है। चौथी खबर क्या है? राष्ट्रपति ने दी आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम को मंजूरी। राष्ट्रपति ने किसे पहचान अधिनियम की मंजूरी दी है? तो आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है। नए अधिनियम ने 1920 के कैदियों की पहचान अधिनियम की जगह ले ली है। तो रिवीजन पॉइंट, लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशंस सिक्योर्ड ट्राइब्यूनल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022। लोकसभा ने एसटी कास्ट के लिए नया संशोधन या अमेंडमेंट लागू कर दिया है। अवार्ड और ऑनर से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है, इंडसइंड बैंक ने अपने एंटरप्राइज पेमेंट हब पहल के लिए वैश्विक सैटेलाइट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है। तो सैटेलाइट मॉडल बैंक पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा, या बोले तो इंडसलैंड बैंक के द्वारा सैटेलाइट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता गया है। इंडसलैंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके सीईओ हैं सुमन कथपालिया। सपोर्ट से न्यूज़ क्या बनी है? इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हरियाणा सीईटी के लिए, हरियाणा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीती है। तो 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है। किसे हराकर पूछें तो तमिलनाडु को हराकर यह चैंपियनशिप जीती है। हरियाणा की यह 2011 के बाद पहली ट्रॉफी है।
टूर्नामेंट मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। ट्रिपल स्टार वाली न्यूज हो जाती है ये। तो 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2011 के बाद पहली बार किसने जीती? भारत ने जीती। तो दूसरी खबर क्या बनी है खेल से? भारतीय जीएमडी गुगेश ने 48वां लार-रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है। तो रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो ये जीएमडी गुकेश के द्वारा जीता गया है। कौन से नंबर का है? ये 48वें नंबर का है। अब बात कर लेते हैं चेस ग्रांड मास्टर। तो 59वें रहे हैं हर्षित राजा महाराष्ट्र के। 70वें रहे हैं राजा ऋतिक विक तेलंगाना के। 71वें रहे हैं संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र के। और 72वें रहे हैं मित्रावा गुहा वेस्ट बंगाल के। और 73वें रहे हैं भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के। इम्पोर्टेंट हो जाता है, करंट के याद रखें। 73वें ग्रांड मास्टर कौन है? चेस ग्रांड मास्टर हैं भारत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। तीसरी खबर क्या बनी है खेल से? 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन शुरू। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो ये 83वें नंबर की है। यह मेघालय में शुरू की गई है। तो चौथी खबर क्या बनी है खेल से? सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप मंगोलिया में शुरू। तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो ये मंगोलिया में शुरू की गई है। इस आयोजन में ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया, बजरंग पूनिया और 30 अन्य पहलवान भारत की तरफ से भाग लेने वाले हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो मंगोलिया में शुरू होने वाली है। आगे बात करें ऐप पोर्टल से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है ऐप और पोर्टल से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसके लिए मोबाइल ऐप? 2021 के खेलो इंडिया गेम्स के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अपनी तरह की पहली पहल में बेंगलुरु में आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का पहला मोबाइल एप्लीकेशन होगा। तो ये 2021 के बेंगलुरु कर्नाटक में होने वाले हैं ये। और इसने अपना मोबाइल ऐप बना लिया है। और आदित्य खेलो इंडिया यूनी गेम्स 2000 की मोबाइल ऐप 24 अप्रैल से शुरू होने वाली कार्यक्रम की सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप शॉप होने का वादा करता है। दूसरी खबर क्या बनी है ऐप और पोर्टल से? कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए 2 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो कृषि मंत्री ने कितने पोर्टल लॉन्च किए? तो उत्तर होगा 2 पोर्टल लॉन्च किए। कब किए? तो 18 अप्रैल को लॉन्च किए। पोर्टल का नाम है CROP क्रॉप कीटनाशक का व्यापक पंजीकरण क्रॉप। दूसरा पोर्टल है PQMS पौधे संगरोध प्रबंधक प्रणाली। यह कृषि मंत्री के द्वारा, जिसका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, उसके द्वारा 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। अब रक्षा से क्या खबर बनी है? तो पहली खबर बनी है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास शुरू किया गया है। यह भारत ने शुरू किया है। 29 अप्रैल तक चलने वाला होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी से पहली खबर क्या बनी है? तो वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे भारत फिनलैंड। तो भारत और फिनलैंड द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करेंगे। तो एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क किस देशों के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये फिनलैंड और भारत के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब अगली खबर है समझौता से। तो पहली खबर समझौता से क्या बनी है? कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर
उस्मानिया विश्वविद्यालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर और उस्मानिया दोनों ने आपस में MOU किया है, समझौता किया है। दूसरी खबर क्या बनी है, कतर एयरवेज इंडिगो ने कोड शेयर साझेदारी की फिर से सक्रियता किया। तो कतर एयरवेज किसके साथ मिले, तो इंडिगो के कोड शेयर के साथ इसने समझौता किया है। तो महत्वपूर्ण दिवस से क्या खबर है, तो विश्व लीवर दिवस। विश्व लीवर दिवस किस वर्ष किस दिन मनाते हैं, तो 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से क्या खबर बनी है, तेलंगाना का स्पेस टेक फ्रेमवर्क मेटावर्स पर लॉन्च किया गया। स्पेस टेक पॉलिसी कहाँ लॉन्च की गई है, तो ये पॉलिसी लॉन्च की गई है तेलंगाना में। इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार वाली न्यूज है। तेलंगाना सरकार ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बात कर लेते हैं वन लाइनर्स अप्रैल के। तो 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। सेमीकॉन क्यों इसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। अप्रैल 2022 में यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है 8 जियो पार्क बनाने की घोषणा। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है, तो ये फिनलैंड और भारत के मध्य क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन बना है, जो हाल ही में 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है, तो ये बने हैं कमलेश नीलकंठ व्यास बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। इंडिया स्मार्ट सिटीजन अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में किस राज्य का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो स्मार्ट सिटी सिटीजन अवार्ड ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। तो अब बात कर लेते हैं MCQ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2021 का आयोजन कर रहा है, तो धातुविद पुरस्कार 2021 का जो आयोजन करेगा वो कर रहा है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय आयोग। दूसरा प्रश्न है, जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन के मौके पर किस देश के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, तो मौजूद रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जो जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर में गुजरात में है। गुजरात में इम्पोर्टेंट न्यूज हो जाती है, ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है बिल्कुल। WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो इसमें जामनगर में किया जाए। गुजरात के और कौन शामिल होंगे, तो इसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। अगला प्रश्न, उत्तराष्ट्रव्यापी पंचायत राज दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो पंचायत राज दिवस समारोह का आयोजन जो किया जा रहा है वह किया जा रहा है 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है, तो ये बढ़ा दिया है 180 दिनों के लिए। गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़े स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को 180 दिनों तक बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे थल सेना नियुक्त किया गया है, तो ये मनोज सी पांडे थल सेना नियुक्त बने हैं और ये 29वें नंबर वे बने हैं, और इनसे पहले 28वें नंबर के थे, नरवणे थे। अगला प्रश्न है, कृषि खरीफ अभियान 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये भी ट्रिपल स्टार वाली है। खरीफ कृषि अभियान 2021 का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है यह गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है।
सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस जो मनाया जाता है वो हर वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं कॉर्नवालिस। कौन माने जाते हैं? जनक की बात करें तो इसके जनक हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस सिविल सेना के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, लश्कर ए तैयबा के कमांडर शेख सजाद को किस अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया है? तो लश्कर ए तैयबा कमांडर हैं, उन्हें शेख सजाद को आतंकवादी घोषित कर दिया है गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसे घटाकर कर दिया है 8.02%। यदि WHO के बारे में वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसके अनुसार GDP 7.2 रहने का अनुमान बताया है। अगला प्रश्न, इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? यह विशेष का थीम है धरोहर और जलवायु। अब बात कर लेते हैं तैमूर अभिलेख के बारे में। यह अभिलेख अशोकनगर जिले में स्थित है। तैमूर नहीं, तूमैन अभिलेख है। इसमें गुप्त संवत 116 435 ईसा पूर्व की तिथि उत्कीर्ण है। इस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। तो ट्रिपल स्टार मेन बूस्टर के लिए हो जाता है। मेन जो सवाल होते हैं हिस्ट्री के बड़ी चढ़ में जाते हैं। तूमैन अभिलेख में क्या बताया गया है? तो कुमारगुप्त के शरदकालीन सूर्य की तरह इन्हें बताया गया है। अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का बागडोर उसके पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में चली गई। तो किसके अनुसार? कुमारगुप्त के अनुसार। बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कल कर दिया था। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। इनके कार्यकाल में सहायक संधि नीति प्रारंभ की गई। इम्पोर्टेंट है। तो सहायक संधि नीति किसके कार्यकाल में प्रारंभ की गई? तो यह लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में शुरू की गई 1798 में। सबसे पहले संधि हैदराबाद के निजाम से शुरू की गई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है सहायक संधि को लागू करने वाले कौन थे? ये थे लॉर्ड वेलेस्ली। और सबसे पहले कहाँ शुरू की गई? तो हैदराबाद के निजाम। मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ। द्वितीय मराठा युद्ध भी वेलेस्ली के काल में हुआ। तंजौर, सूरत एवं कर्नाटक का प्रशासन अपने हाथों में वेलेस्ली ने ले लिया। और वैसिन की संधि भी 1802 में वेलेस्ली के कार्यकाल में हुई। अब बात करते हैं अगला वायसराय सर जॉर्ज बार्लो का कार्य 1805 से 1807 के मध्य रहा। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया। बल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में इन्हीं के कार्यकाल में रहा। बात करते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 के मध्य इनका कार्यकाल रहा। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो प्रथम ने की थी 1809 में। आगे बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। अंग्रेज नेपाल युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में 1814 से 16 के मध्य हुआ। सांगोली की संधि 1816 में इनके कार्यकाल में हुई। तृतीय मराठा 1817 से 19 के मध्य और मराठा परिसंघ का कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में रही 1818 में। पिंडारियों का दमन 1817-18 में इनके कार्यकाल में किया। सिंधिया के साथ 1817 में लॉर्ड
हेस्टिंग ने संधि की। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया। इम्पोर्टेंट हो जाती है रैयतवाड़ी जो 1820 में किसके कार्यकाल में लागू की? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। किसने? टॉमस मुनरो के द्वारा। अब बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट के द्वारा। लॉर्ड एमहर्स्ट ने प्रथम बर्मा युद्ध 1824-26 के मध्य हुई निका भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में हुआ। बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 के मध्य कार्यकाल रहा। सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने 1829 में लगाई। ठगी प्रथा पर 1830 में रोक लगाई। 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव शिक्षा सुधार और अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का जाने की घोषणा 1835 के लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैसूर 1831, दुर्ग 1834, मच्छर कछार 1834 का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। रंजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में ही रही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कू ऐप पर, मौज ऐप पर, टेलीग्राम चैनल पर। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।